हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा एक तो ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा। उसके पश्चात हमने देखा लुईस के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा। हमने पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं एक आर्यनीस के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा भी हम देख चुके हैं। तो आइए आज हम उससे आगे अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज का अपना टॉपिक है अम्ल व क्षार के सामान्य गुण। आज का अपना टॉपिक है अम्ल व क्षार के सामान्य गुण, यानी अम्ल व क्षार के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला गुण जो होता है वो ये है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल का पहला गुण हुआ कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है हमारा कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। दूसरे पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके, यानी जब अम्ल की धातु के साथ में क्रिया होगी तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। ये हमारा है अम्ल H2SO4। ये क्या हो गया हमारा? अम्ल। प्लस इसकी क्रिया किससे करवानी है? धातु से। धातु से क्रिया करवाते हैं। धातु हमने ले ली Zn, जिंक धातु। जस्ता हमने धातु ले ली और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। इसके अलावा क्या बचेगा? देखो हाइड्रोजन गैस निकल चुकी है तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल चुकी है। बचा क्या? ZnSO4। क्या बचा? ZnSO4। तो यहाँ पे हमारा लवण बच जाएगा ZnSO4। स्टूडेंट्स, अम्ल की धातु से अभिक्रिया करवाओगे, हाइड्रोजन गैस फिक्स है, निकलेगी। लवण बनेगा, कोई सा भी लवण बन सकता है। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया में मैंने पहले हाइड्रोजन गैस लिखा, क्योंकि ये चीज तो हमें पता है, ये चीज तो बनेगी। अब लवण कोई सा भी बन सकता है। हाइड्रोजन गैस हमने निकाल दी, जो बचा वो लवण, और ये हो गई हमारी अभिक्रिया। ये है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये जिंक धातु, यहाँ पे उत्पाद बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। एक उदाहरण और लेते हैं हम। ये आपका हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये धातु हो गई आपके सोडियम Na। सोडियम एक धातु है और जब इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होगा? समझने के लिए आप देखिए कि हमें पता है हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये बात हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, परंतु जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हमेशा H2 के रूप में होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे H एक ही है। तो हम पहले लिख देंगे H2। हाइड्रोजन गैस निकाल के बचा क्या? NaCl। ये बच गया NaCl। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी हमारे? NaCl प्लस H2। ये हमारी हो गई अभिक्रिया। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा ये जो समीकरण लिखा हुआ है वो कुछ संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि
तीर के निशान से पहले जितने अणु होते हैं, जितने परमाणु होते हैं, उतनी ही संख्या में उनके बराबर उत्पाद में परमाणु या अणुओं की संख्या होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं H हाइड्रोजन 1 है और इधर H2 हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो इधर 2 है, उस तरफ 1 है, हमें बराबर करना पड़ेगा। और समीकरण को संतुलित करने के लिए जो अणु या परमाणु होता है उसके आगे हम संख्या लिखकर, पूर्ण रूप लिखकर, पूर्ण संख्या लिखकर समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, ये हाइड्रोजन हमने कर दिए 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 किए, तो यहाँ पे H2 हो गया। आगे हम देखते हैं कि किसी यौगिक के यदि आगे कोई संख्या लिखी हुई होती है तो सभी परमाणुओं के साथ में होती है। H यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे Cl यानी क्लोरीन भी कितने हो गए, 2। परंतु इस तरफ हम देखते हैं कि क्लोरीन हमारे पास 1 ही है, तो इधर भी क्लोरीन 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने आगे 2 लगा दी। यहाँ मैं लगा नहीं सकता, समीकरण संतुलित करने के लिए आगे ही हम संख्या लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आगे 2 लगा दिया। क्लोरीन 2 हो गए, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक समस्या और आ गई कि सोडियम भी कितने हो गए, 2 हो गए। यदि यहाँ पे सोडियम 2 हो गए तो इस तरफ भी हम सोडियम क्या 2 लगा देंगे और हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर हम एक उदाहरण से और समझते हैं और हमारा अम्ल लेते हैं H2SO4 प्लस धातु लेते हैं Cu यानी कॉपर, तांबा। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, Cu कॉपर, तांबा धातु हो गई, दोनों की रासायनिक अभिक्रिया होगी, हमें पता है हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस यदि निकल गई तो उसके अलावा बचा क्या, ये H2 निकल गया, बचा क्या, CuSO4। हम लिख देंगे CuSO4। तो ये हमारे 3 उदाहरण हो गए अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। पॉइंट क्या था, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और तीनों ही उदाहरण में हमारे पास में हाइड्रोजन गैस आ गई। यहाँ पे इनके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि दही या अम्लीय पदार्थों को, हमारा प्रश्न बनता है दही या अम्लीय पदार्थों को, दही खट्टा होता है, अम्लीय है, उनको धातुओं के बर्तनों में या फिर धातुओं से बने पात्र में क्यों नहीं रखा जाता है। प्रश्न क्या था हमारा, दही या अम्लीय पदार्थों को धातुओं से बने पात्रों में क्यों नहीं रखा जाता है। तो उस प्रश्न का आंसर होगा कि दही या अम्लीय पदार्थ धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं तथा विषैले यौगिकों का निर्माण करते हैं, जो हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसलिए दही या अम्लीय पदार्थों को धातुओं के पात्रों में नहीं रखा जाता है। ये था हमारे इसका आंसर। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला हमारा तीसरा पॉइंट आता है अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस पॉइंट को भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और वही पदार्थ देंगे जो हमारे इस पॉइंट में दिए हुए हैं। तो देखते हैं, अम्ल हमने ले लिया, वही हमारा H2SO4 प्लस अम्ल किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, धातु ऑक्साइड के साथ। हमने धातु ली थी Zn, तो ये तो हमारा पिछले इस पॉइंट का उदाहरण हो गया, अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं। लेकिन हमारा ये पॉइंट क्या है, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ है। ये अम्ल, ये धातु ऑक्साइड यानी धातु के साथ में क्या जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन। इसके साथ में क्रिया करके
लवण तथा जल बनाते हैं। तो हमें लवण का सूत्र पता नहीं है, लवण कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जल का सूत्र हमें पता है H2O होता है। तो अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। लवण हमें पता नहीं है, जल का सूत्र हमें पता है H2O होता है, तो जल तो बन गया। इसके अलावा अब लवण कौन सा बनेगा, तो लवण देखते हैं हमारे यहाँ पे H2O तो बन चुका है, लवण कौन सा बचेगा उसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं। इसी को हम रफ कार्य में लिख लेंगे H2SO4 प्लस ZnO। बन क्या चुका है इसमें से बन चुका है H2O, तो ये H2 ये O बचा क्या ZnSO4, तो ये हमारा यहाँ पे बच जाएगा ZnSO4। तो इस प्रकार हमारी अभिक्रिया कंप्लीट होती है। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। हमारे यहाँ पे उदाहरण होता है कंप्लीट। आगे चलते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं HCl प्लस, ये तो हो गया अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और धातु ऑक्साइड हम लेते हैं, तो हम धातु ऑक्साइड ले लेते हैं CuO। धातु ऑक्साइड हमने ले लिया CuO। हमें पता है ये अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये धातु Cu कॉपर तांबा, और इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये हो गया धातु ऑक्साइड। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। लवण हमें पता नहीं है कौन सा बनेगा, लेकिन जल का सूत्र हमें पता है H2O। यदि H2O बन चुका है तो हमारा, जैसे हमने पहले देखा था कि ये HCl ये CuO रफारी में लिखा, बन गया क्या H2O बन गया। यहाँ पे H एक ही है तो दो बना दो, ये दो हो गए, तो अब क्या बन गया, निकल जाएगा H2O, ये O निकल गया और यहाँ से H2। देखो ये दो है वो C के साथ में भी H निकल गया, तो समझ लो दो H निकल चुके हैं। Cl कितने हैं, तो हमारा बच गया क्या CuCl2। Cu तो एक ही है, ये Cu। Cl क्लोरीन कितने हैं, दो, तो Cl ये नीचे आ गया, तो Cu एक था, एक है, Cl2 दो थे, दो है। आगे लिख देते, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं Cl के आगे दो लिखे हुए हैं, यदि ये दो हम आगे लिख देते यहाँ पे तो Cu भी दो हो जाते, लेकिन हमारे यहाँ पे Cu कितने हैं, एक ही है, इसलिए हमने ये दो क्लोरीन के नीचे लिख दिए। तो ये हमारी अभिक्रिया हो गई, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो ये हमारे उदाहरण हुआ कंप्लीट। इसके अलावा जो अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके जो लवण बनाते हैं उनकी प्रकृति होती है क्षारीय। कहने का अर्थ हुआ अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसके साथ में जोड़ देते हैं, अतः इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। ये यहाँ पे हमारा ये पॉइंट हुआ कंप्लीट। तो हमारे यहाँ पे अम्ल के तीन सामान्य गुण कंप्लीट होते हैं। आगे देखते हैं क्षार के बारे में। तो स्टूडेंट क्षार के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट हमारे आता है कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। सिंपल है पॉइंट, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। उसके अलावा इसका अगला पॉइंट है कि क्षार कौन सा, NaOH धातु जिंक के साथ क्रिया करके
हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्षार कौन सा? NaOH। धातु कौन सी? जिंक के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्षार NaOH प्लस धातु जिंक, रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसके अलावा जो बचेगा हम उसको इसके साथ में लिख देंगे। तो देखते हैं क्या बनता है इसमें। तो इसको समझने के लिए हम वापस वही हमारा तरीका, NaOH लिखा, NaOH लिखा, Zn लिखा, H2 तो निकल चुकी है, लेकिन इधर देखो H एक ही है। दो करने के लिए क्या करना? यहां तो लिख नहीं सकता, आगे लगाना पड़ेगा 2। H2 हाइड्रोजन गैस निकल चुकी है, तो H2 निकालो, ये H निकला। H कितने थे? 2 थे ना, तो दोनों H निकल गए। बचा क्या? उसको साथ में लिख देते हैं। तो बचा क्या हमारे? एक तो Na, कितने हैं? 2। एक क्या है? Zn, एक क्या है? O कितने हैं? 2। Na, ये 2 Na, Zn एक ही है, Zn। O कितने हैं? ये आगे पूरे के साथ में होते हैं, तो O2, Na2 ZnO2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ये हमारे यहाँ पे अभिक्रिया हुई कंप्लीट। परंतु इसके साथ में यहाँ पे देखो हमने लिखा है क्षार NaOH धातु जिंक, हमने ये विशेष लिखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी क्षार धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। सभी क्षार धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। केवल इसी अभिक्रिया में क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। इसीलिए हमने यहाँ पे ये अलग से लिखा क्षार NaOH और धातु Zn। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब अभी हमने अम्ल का तीसरा पॉइंट पढ़ा था कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा कि क्षार अधातु ऑक्साइड, अम्ल में क्या था? धातु ऑक्साइड, और क्षार में क्या है? अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो देखते हैं, क्षार में हम पहले पढ़ चुके हैं कि CaOH का हॉल्ट बाय C हमारे क्षार है, इसकी अभिक्रिया होगी अधातु ऑक्साइड के साथ। तो अधातु ऑक्साइड हम लिखते हैं एक C यानी कार्बन, कार्बन अधातु है, ऑक्साइड इसके साथ में ऑक्सीजन जोड़ दो CO2। तो क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। लवण हमें पता नहीं है कौन सा बनाते हैं, परंतु जल का सूत्र हमें पता है H2O। अब लवण क्या बनेगा वो हम यहां से देख लेंगे। तो देखते हैं Ca, ये काम रफ्तार ये क्या है? OH का होल्ड वाइज यानी OH कितनी बार है? 2 बार। ये OH, ये OH, CO2, ये C, ये O2, और कितनी बार लिख दिए? 2 बार। बन क्या चुका है हमारा? H2O बन चुका है। ये H2H 2 बार, 2 H हटा दिए, O H2O बना, तो H2 हटा दिया, एक O हटा दो, बचा क्या? एक तो Ca, O कितने हैं? 1 2 3 O3, CaCO3, ये हमारा बन गया लवण, जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर। ये हमारी हुई
रासायनिक अभिक्रिया। कहने का अर्थ क्या हुआ कि क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तथा या फिर कहते हैं इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। अम्ल वाले टॉपिक में हमने देखा कि इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, परंतु जब क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जो जल बनाते हैं उसकी प्रकृति कौन सी होगी? अम्लीय होगी। ये 3 पॉइंट क्षार के सामान्य गुणों में। आगे बात करते हैं एक छोटी सी कि जितने भी अम्ल होते हैं जब उनकी क्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है, जितने भी अम्ल, कोई भी अम्ल हो उसकी क्रिया यदि क्षार के साथ करवाई जाती है तो अम्ल अपने गुण खो देता है और क्षार अपने गुण खो देता है, और जो विलीन होता है वो ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, विलीन हो जाता है उदासीन। तो उस समय उस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जब अम्ल व क्षार की क्रिया करवाते हैं तो लवण तथा जल बनता है और उष्मा मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे अम्ल व क्षार के सामान्य गुण होते हैं कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, हमने अम्ल व क्षार के सामान्य गुण देख लिए। अगले टॉपिक में चलने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं, इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बता दूं जो लगातार 3 सालों से हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, और वो प्रश्न है हमारा ये कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया का चित्र बनाइए। 3 सालों से लगातार एक ही प्रश्न आ रहा है, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया का चित्र बनाइए। तो हमारा चित्र ये है, आपकी किताब में भी आपको मिल जाएगा। आइए इस चित्र को हम समझते हैं। तो हमारा अम्ल है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया का चित्र बनाइए, तो भी आपकी यही चित्र बनेगा। तो ये H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल व जिंक धातु यानी जस्ता एक धातु है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, वो हमने भी पहले पढ़ाई था। तो देखते हैं इस चित्र में कि यहाँ पे एक स्टैंड दी हुई है और स्टैंड के साथ में एक परख नली जुड़ी हुई है, और इस परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला हुआ है। इस परख नली में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला हुआ है, यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसमें जब हमने जिंक डाल दिया, दानेदार जिंक के टुकड़े, जब हमने इसमें जिंक डाल दिया तो अर्थ क्या हुआ कि अम्ल में क्या मिला दिया? जिंक। यानी अम्ल में क्या मिला दिया? जिंक। तो जब अम्ल और जिंक यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में निकलेगी। यहाँ से गैस बुलबुलों के रूप में निकलती हुई इस प्रवाह नली यानी इसमें गति करती हुई आगे इस पात्र में जिसमें भरा हुआ है साबुन का विलयन, जिसमें क्या भरा हुआ है? साबुन का विलयन इसमें भरा हुआ है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस इस प्रवाह नली से होते हुए हमारे साबुन के विलयन में से गुजरेगी, तो जैसे इससे बाहर आएगी तो ये गुब्बारों के रूप में बन जाएगी, छोटे छोटे गुब्बारों के रूप में ये बनने जाएगी। और यहाँ से जब वातावरण में आएगी, जब हम इस हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं उनके पास में मोमबत्ती लेके जाते हैं, यानी कुछ दहन करने के लिए मोमबत्ती इनके पास में लेके जाते हैं, तो ये फट फट की ध्वनि के साथ में जलते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? हाइड्रोजन का दहन हो रहा है। तो ये बुलबुलों में कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। और जब इसके पास में मोमबत्ती लेके जाते हैं तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 सालों से लगातार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इस बार भी पूछ सकते हैं। चित्र की प्रैक्टिस करोगे तभी आप चित्र बना पाओगे, वरना आप चित्र नहीं बना पाओगे। तो एक बार देख लीजिए चित्र। तो स्टूडेंट्स, चित्र को तो हमने समझ लिया अच्छे तरीके से। आइए समझते हैं चित्र से ही जुड़ा एक और प्रश्न। तो प्रश्न में आपके यहाँ पे बोर्ड पर लिख रहा हूं। प्रश्न है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न। प्रश्न है हमारा, एक यौगिक ए, एक यौगिक ए अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया करता है तथा बुदबुदाहट के साथ गैस भी निकालता है। प्रश्न है हमारा, एक यौगिक ए अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया करता है तथा बुदबुदाहट के साथ गैस बी निकालता है। आगे है, गैस बी को जलाने पर फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। और हमारा सवाल है, ए व बी का नाम बताइए तथा अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। इस प्रश्न का आंसर छिपा है हमारे इस चित्र में। तो देखिए, एक यौगिक ए अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया करता है। ये रहा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। इसके साथ में क्रिया कौन कर रहा है? कोई यौगिक ए है, H2SO4 के साथ में क्रिया कौन कर रहा है? देखो, जिंक, दानेदार जिंक के टुकड़े इसमें मिलाए हुए हैं, यानी यौगिक ए कौन सा हो जाएगा हमारा? जिंक। जिंक की क्रिया किससे हो रही है? H2SO4 के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि H2SO4 प्लस H2SO4 के साथ क्रिया करता है कौन? यौगिक ए। तो ये रहा चित्र में, H2SO4 के साथ क्रिया कौन कर रहा है? जिंक। ये हो गया जिंक। यहां पे हम देखते हैं कि H2SO4 एक अम्ल है और जिंक एक क्या है? धातु। यानी अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो भी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इस समीकरण के द्वारा हमारे हाइड्रोजन गैस निकल चुकी है, बचा क्या? ZnSO4, ZnSO4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ZnSO4 प्लस H2। ये हमारा समीकरण हुआ कंप्लीट। तो ये भी पहचान लेते हैं कि यौगिक ए व बी कौन है, उनका नाम क्या है। तो देखिए, अम्ल H2SO4 से क्रिया कौन कर रहा है? यौगिक ए। तो यौगिक ए कौन सा हो जाएगा हमारा? जिंक। तथा बुदबुदाहट के साथ गैस बी निकालता है। तो गैस तो भाई इसमें यही है हमारी हाइड्रोजन गैस, ये गैस हो जाएगी बुदबुदाहट के साथ गैस
बी निकालता है और गैस बी को जलाने पर देखो गैस बी यहां से निकलेगी हाइड्रोजन गैस, और जब हम इसको जलाएंगे तो ये लिखा हुआ फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन, जलाने पर फट फट की ध्वनि के साथ में जलती है, तो हमारी गैस बी कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन। ये हो जाएगा हमारी अभिक्रिया का समीकरण H2SO4 प्लस ए यौगिक हो जाएगा हमारा Zn यानी जिंक, ZnSO4 लवण बनेगा तथा बुदबुदाहट के साथ में जो गैस निकलेगी वो गैस होगी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा समीकरण होता है कंप्लीट। तो चित्र हमने समझा, चित्र के अलावा चित्र से संबंधित एक और प्रश्न भी समझा। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो आज समझाया वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जो मैंने समझाया वो समझ में आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।